नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का हेलो मनी 9। मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और शाम के 4 बजे का जो हमारा हेलो मनी 9 होता है उसका फोकस होता है आपकी जेब पर, यानी कि पर्सनल फाइनेंस से जुड़े मुद्दों को लेकर के। और आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड को लेकर के। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड से खर्च दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आरबीआई के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मई में क्रेडिट कार्ड से खर्च 1,40,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। किसी महीने में क्रेडिट कार्ड से खर्च का ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग में क्रेडिट कार्ड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। क्या क्रेडिट कार्ड आज आम आदमी की ज़रूरत बन गया है? क्रेडिट कार्ड के साथ कौन कौन से खर्च जुड़े हैं, इन तमाम बारीकियों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माई मनी मंत्रा के फाउंडर और एमडी राज खोसला जी। राज खोसला जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत सर आपका अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और आज का विषय काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्रेडिट कार्ड को लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं। और ये आजकल तो मेट्रो शहरों में तो हर व्यक्ति के पास आजकल क्रेडिट कार्ड मौजूद रहता है। सवाल मेरा ये है सर कि क्रेडिट कार्ड से लोग अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं, और हमारा सवाल ये है कि क्या किसी व्यक्ति के लिए क्रेडिट कार्ड रखना ज़रूरी है, और ये कैसे तय किया जाए कि किसी के पास कितने क्रेडिट कार्ड होना चाहिए? क्रेडिट कार्ड रखना कितना आवश्यक होता है सर? क्रेडिट कार्ड रखना, पहले तो विपुल जी थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है आपके शो पे आके, क्योंकि आप लोग व्यूअर्स सोचते हैं कि शायद वो हमसे सीखते हैं, बट फ्रैंकली आपके क्वेश्चन आंसर से हमारी भी नॉलेज ज़्यादा बढ़ती है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्रेडिट कार्ड रखना कितना ज़रूरी है, फ्रैंकली एक क्रेडिट कार्ड तो सबके पास ही होना चाहिए। तो आई वोंट से कि क्योंकि क्रेडिट कार्ड का खर्चा बढ़ा जा रहा है यार, ये आपका यंत्र है, इट इज अ टूल फॉर यू, जिसको आप लेवरेज कर सकते हैं अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। तो क्योंकि ज्यादा खाना कोई खा जाए तो बदहजमी होती है, तो इसलिए खाना बंद कर दे, आई डोंट थिंक कि वो कोई किसी को भी करना चाहिए, बट कार्ड सबके पास होना चाहिए। ये जरूर है कि आपके खर्चे अगर बहुत ज्यादा है तो आपको एक से ज्यादा भी क्रेडिट कार्ड रखना पड़ जाए, बट विदाउट अ क्रेडिट कार्ड चलना तो नामुमकिन ही हो जाता है आज की जिंदगी में। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि आजकल जिस तरह के खर्चे हो रहे हैं, कई सारे ऐसे खर्च होते हैं जो एकाएक आ जाते हैं, और महीने के आखिर तक ज़्यादातर लोगों की तनख्वाहें जो है ईएमआई और तमाम जगहों पर खर्च हो जाती हैं। तो ऐसे में कोई इमरजेंसी खर्च आ जाए तो क्रेडिट कार्ड जो है वो काफ़ी मदद करता है उस महीने के खर्च को पूरा करने में। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल सर ये है कि ज़्यादातर लोग जी बैंक एजेंट की बात सुन करके क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। हम देखते हैं आप कहीं शॉपिंग मॉल में जाएं या कहीं जाएं, काफ़ी लोग पीछे रहते हैं या फिर बैंक एजेंट बार बार फोर्स करते हैं। क्या इस तरह से क्रेडिट कार्ड लेने का अप्रोच सही है सर? और जब अब हम क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं या फैसला करते हैं, उस समय हमको क्या क्या जानना आवश्यक होता है, या सिर्फ बैंक एजेंट ने बोल दिया इस वजह से उसे ले लेना चाहिए? देखिए जी, किसी की बात मान के तो कभी कुछ नहीं करना चाहिए साहब, अपने जजमेंट के ऊपर रिलाय करना चाहिए और पूरी तहकीकात करनी चाहिए। आपको डिपेंड्स कि आपका स्पेंड किस चीज पे है। जो चीज आपने स्पेंड करनी है उस चीज के उस वैसा कार्ड लेना चाहिए, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा खर्च उस आइटम पे होगा, चाहे वो पेट्रोल हो या बाहर खाना है या बाहर ट्रैवल है। उस रिवॉर्ड पॉइंट भी उस हिसाब से ही मिलेंगे। तो पहली चीज तो आपने करना है कि आपने वो कार्ड लेना है जो आपकी स्पेंड हैबिट्स के साथ अलाइंड है, ना कि कुछ और खर्चा हो और रिवॉर्ड पॉइंट कहीं और के मिल रहे हो, उसमें कभी फायदा नहीं होगा। सेकंड चीज है कि किसी और की बात जहां तक है सुन के, मेरे हिसाब से तो किसी की बात तब उस हद तक सुननी चाहिए जब तक आपकी नॉलेज बढ़ रही हो। आपने अलग अलग कार्ड्स की इंफॉर्मेशन लेनी है कि फलाने बैंक के कार्ड में क्या मिलता है या इस कार्ड में क्या मिलता है, वहां तक आप सबकी बात सुनिए, बट इन द एंड एनालिसिस थोड़ा अपने आप से भी करिए, क्योंकि काफी सारी ये इंफॉर्मेशन बैंक के वेबसाइट्स पे ही होती है। तो अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी एनालिसिस उस हिसाब से जो आपको बेस्ट सूट करता है वो कार्ड लेना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि अपना एनालिसिस खुद कीजिए, एक्सपर्ट की बात सुनिए। सिर्फ किसी को उसके लिए कमीशन मिल रहा है या कोई एजेंट आपके पास आया है उसकी बातों से कन्विंस होकर के क्रेडिट कार्ड मत लीजिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। सर, ज़्यादातर जितने भी क्रेडिट कार्ड होते हैं उन सब में हम देखते हैं कि रिवॉर्ड पॉइंट्स, डिस्काउंट और कैशबैक जैसे ऑफ़र उनकी तरफ से आते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही ऑफ़र वाला क्रेडिट कार्ड अगर चुनना हो तो किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, कैसे उसे चुनना चाहिए? क्योंकि आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही कहा
कि अपनी आवश्यकता अनुसार कार्ड चुनें। तो ये कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी ज़रूरत है या नहीं है, क्यों वो क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं। इसके बारे में डिसीजन कैसे लिया जाए सर? देखिए जी, विद रिस्पेक्ट टू कि क्यों कार्ड ले रहे हैं, वो तो थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन हो जाता है, बट और सबको लेना भी चाहिए। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में आपको आंसर दिया था, सबको लेना चाहिए। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक तो इंटरेस्ट फ्री आपको क्रेडिट मिलता है। अगर आपने टाइम से पेमेंट कर दिया तो आपको 45 डेज, बिटवीन 30 to 40 डेज इंटरेस्ट फ्री आपको क्रेडिट मिल जाए, तो वो तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसी अगर आप डिसिप्लिन होके इसके कार्ड का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है, वो तो लेना ही चाहिए। तो एक्सक्यूज मी, सॉरी, आपने क्या दूसरा जी, पार्ट क्या मेरा था? सवाल यही था सर कि सही क्रेडिट कार्ड कैसे चुना जाए। मेरी सुविधा अनुसार, मेरी आपके से आवश्यकता अनुसार ओके, कौन सा कार्ड सही है, ये चुनना कई बार बड़ा लोगों को पता ही नहीं होता है। जी अच्छा, ये आपने एकदम फ्रैंकली, सब ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपने चूज करना है। अभी आप जिस तरह से, मैं अगर सरल भाषा में आपको बता दूं कि जी जैसे आप कपड़े चुनते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है पहनने, आपको क्या सूट करता है, आपकी बॉडी पे क्या अच्छा लगता है, आप वही कपड़े लेते हैं जो आपको ज्यादा एक तो कंफर्टेबल लगते हैं और जो आपके बॉडी को सूट भी करते हैं। लोगों इन द फॉर्म ऑफ कि लोग अप्रिशिएट करते हैं, ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। क्रेडिट कार्ड भी फ्रैंकली वैसी चीज ही है। आपने अपनी स्पेंड पैटर्न एनालाइज करनी है। इनफैक्ट मैं तो यही बोलूंगा, अगर आप पहली बार ही क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो आपको अपने 2-3 महीने के, जो पिछले गुजरे हुए 2-3 महीने के जो आपने खर्चा किया है, आपको वो एनालाइज करना चाहिए। मोटा मोटा मैं अपनी ग्रोसरीज पे कितना खर्चा करता हूँ, पेट्रोल पे कितना खर्चा करता हूँ, या ट्रैवल पे कितना खर्चा करता हूँ, या बाहर खाने खाने जाने पे कितना खर्चा करता हूँ। तो जो चीज सबसे ज्यादा आप खर्चा करते हैं, मान लीजिए आप पेट्रोल पे ही ज्यादा सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं, तो फिर आपको वो क्रेडिट कार्ड एनालाइज, वो भी एक नहीं है, हर एक बैंक का कुछ ना कुछ कार्ड होगा जिसके ऊपर वो कहेगा कि ये फ्यूल कार्ड है। अगर मैं पेट्रोल डीजल वगैरह इसमें डालता हूं तो मेरा बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मेरा खर्चा है। तो यू हैव टू एनालाइज नॉट ओनली कि मैं कोई भी ले लूं, उसके अंदर भी आपने एनालाइज करना है कि आपको सबसे ज्यादा, अगर 4 तरह के फ्यूल कार्ड्स हैं तो आपको सबसे ज्यादा सूट कौन सा करता है, क्योंकि उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग होंगी। तो ये थोड़ी सी, अगर आते हैं फ्रैंकली, इतना मुश्किल भी नहीं है। ये एनालिसिस करने में आपको मैक्सिमम 3 घंटे लग सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर ओन स्पेंड पैटर्न्स। जी कभी कभी क्रेडिट कार्ड तो दूर की चीज है, कभी अपने बारे में भी आदमी को नई चीज पता लगती है कि ओह, इस चीज पे मैं इतना खर्चा करता हूँ, फजूल खर्चा, मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ। वो वैसे ही डिसिप्लिन चीज है, बट यू बिल्कुल। कैन यूज द सेम डिसिप्लिन टू आइडेंटिफाई कि मेरे को कार्ड कौन सा चाहिए जो मेरे को सबसे ज्यादा सूट करता है। जैसे आप एग्जैक्टली कोई कोट लेने जा रहे हैं तो आपने कौन सा कोट लेना है जो आपको अच्छा लगता है, कौन सा रंग वगैरह। बिल्कुल, थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर आपने। इस बीच यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं। मैं चाहूँगा कुछ एक टिप्पणियां आपको पढ़ करके सुना दूं और उस पर अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो। कुलदीप सिंह जी लिख रहे हैं कि सर, बहुत से ऐप्स के ज़रिए क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ऐसा करना क्या सही है, और अगर यस तो कितनी लिमिट तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है? अब ये सर मुझे सवाल, अगर आप समझ पाए हो कि तमाम ऐप के ज़रिए जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है वो सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होने की बात वो कर रहे हैं, क्या ये सही है या नहीं सही है, और अगर सही है तो फिर कितनी लिमिट तक ट्रांसफ़र करना चाहिए? सही तो है, पर मैं कहूंगा कि डायरेक्ट बैंक की वेबसाइट के थ्रू करना चाहिए। आपको ऐप की क्या जरूरत है ये बैंक ट्रांसफर करने की, फ्रैंकली, क्योंकि आपने ये डेटा, अपनी जो डिटेल्स हैं, आपने किसी और को दे दी हैं। आपको उसके बदले में आपको क्या मिला? आपने तो कुछ दे ही दिया किसी को, उसके बाकी डिटेल्स उसके पास चले गई। अगर आपने कोई ऐसी ट्रांसफर करनी है तो, अगर इफ यू आर स्टक एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सेस कीजिए, मेरे बैंक के वेबसाइट नहीं मिला या मेरे अपने बैंक की के थ्रू डायरेक्टली नहीं कर पाया, तो आप बैंक की ऐप का, मतलब ऐप का कोई इस्तेमाल करिए ट्रांसफर करने के लिए। नहीं तो कोई इतनी खास जरूरत नहीं है ऐप को इस्तेमाल करने के लिए टू इफेक्ट ट्रांसफर्स। बैंक को सही करना चाहिए, बैंक की वेबसाइट सही करना चाहिए। ऑनलाइन नेट बैंकिंग है आपके पास, आप वो इस्तेमाल करें ना, ऐप की जरूरत क्या है? दूसरा सर, इनका ये भी था कि कितनी लिमिट तक जो है ये ट्रांसफ़र करना चाहिए, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या अगर हम सीधे अकाउंट में अपने पैसा क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर क्या इंटरेस्ट अलग तरीके से लगता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, ये किस स्थिति में करना चाहिए, सीधे कैश ट्रांसफ़र अपने अकाउंट में,
और या नहीं करना चाहिए तो कितने समय में उसकी पेमेंट कर देनी चाहिए, और नहीं अगर समय पे करते हैं तो क्या इस पर पेनल्टी ज़्यादा लगती है बजाय शॉपिंग करने के? क्या सीधे कैश ट्रांसफ़र करने में क्या कुछ स्थितियाँ होती हैं? नहीं करना चाहिए सर। शॉर्ट आंसर तो यही है, क्योंकि जब आप ये करेंगे तो आपको फालतू में इंटरेस्ट भी लगेगा, खर्चा भी बढ़ेगा, क्या फायदा होगा। इट्स बेटर कि आप अगर फंस गए और कुछ और तरीका नहीं है तो ठीक है, वो तो इमरजेंसी बात हो गई, फिर तो एक्सीडेंट हो गया तो उस वक्त तो आपको इलाज कराना ही कराना है। बिल्कुल। बट वैसे तो फ्रैंकली आई वुड नॉट एडवाइज दैट। फायदा चलिए, ये है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि मतलब अगर कोई बहुत इमरजेंसी नहीं है तो सीधे जो है ट्रांसफ़र अकाउंट में पैसे नहीं कराने चाहिए। ब्याज एक तो ज़्यादा देना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको जो है आगे चल करके भी मुश्किलें होंगी, वो ठीक नहीं है। हाँ, कोई मुसीबत है, कोई इमरजेंसी है तो राज्य जी का कहना है तो फिर आप कर ठीक सकते है। हैं। इस बीच हीरा जैन जी की एक टिप्पणी आई है, कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड मतलब घर का नाश। तो मतलब कि ये मतलब उनकी है, या हो सकता है व्यक्तिगत अनुभव रहा हो या उन्होंने किसी बहुत लापरवाह व्यक्ति को देखा हो। तो बहुत सारे लोग सर इससे बहुत सारी ज़रूरत का काम भी कर रहे हैं, तो किसी चीज़ को पूरा आउटराइटली रिजेक्ट कर देना ये भी हीरा जी ठीक नहीं है। राज जी अगर इस पर कोई टिप्पणी करना चाहें तो। नहीं, मेरे ख्याल आप ये पूछ रहे हैं कि ये डेट ट्रैप में कोई फंस गया हो तो ये उसकी जो है ना चीखो पुकार नजर आ रही है किसी, यू नो। तो ये वो बात विपुल जी हो जाती है कि आदमी, आपका बजट है, आपको मालूम है कि आपने कितना खर्चा करना है। वो मम्मी डैडी तो यही बोलते थे ना कि जितनी चादर है उस हिसाब से ही आप अपने आप को फैलाएंगे ना। तो बिल्कुल। बाद में कहें कि जी मुझे तो सर्दी लग गई, चादर ही इतनी थी, क्या फायदा हुआ, वो तो गलत बात हो गई। बट हाँ, अगर आप सीरियसली बात करें तो ये ठीक है कि ये डेट ट्रैप फ्रैंकली है बड़ा खतरनाक। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब आप ये रोल ओवर बैलेंस करते हैं ना क्रेडिट कार्ड के ऊपर, विपुल जी मैं बोलता हूं कि कोई कानों को हाथ लगाए कि कितना उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ जाए। ना तो होम लोन पे, ना पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड पे, ना कोई कार लोन पे, ना लोन अगेंस्ट शेयर्स पे, ना लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे इतना हाई इंटरेस्ट रेट होता है जब आप क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को आप रोल ओवर करते हैं। बहुत महंगा है। तो मैं सो वो तो ट्रैप वाली बात है। वो ट्रैप तभी होता है कि जब आपने ओवर स्पेंड कर दिया हो। मेरे हिसाब से आपको अपना क्रेडिट कार्ड जो स्टेटमेंट है और वो आपको कंटिन्यूसली एनालाइज करनी चाहिए कि मैं इतना खर्चा तो ज्यादा तो नहीं कर रहा कि मैं जब ड्यू डेट आएगी तो मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। ये आपको एकदम देखना चाहिए। आपको कैश विड्रॉल्स कार्ड्स के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उसके ऊपर भी चार्जेस लगते हैं और दे आर एक्सपेंसिव, कोई फायदा नहीं है। आपको बेटर कि आप कैश विड्रॉल अगर करनी है तो बैंक से कर लें, सेल्फ के चेक से। जरूरी है कि आपको कार्ड के अगेंस्ट ही कैश चाहिए। लास्टली, अपनी जब आप स्टेटमेंट एनालाइज करते हैं तो आपको एक साइड इफेक्ट बड़ा अच्छा निकलता है कि कभी कभार कोई फ्रॉडुलेंट, कोई आपने खर्चा ना किया हो, वो किसी तरह से अगर किसी ने आपके कार्ड के ऊपर चार्ज कर दिया है, तो अगर आप अपनी स्टेटमेंट देखते रहेंगे ना महीने में 2 बार, आपको एकदम पता लग जाएगा कि मेरे अगेंस्ट कोई ऐसी चीज हो रही है जो मैंने, या खर्चा मेरे को डेबिट हो रहा है जो मैंने नहीं किया, और इमीडिएटली उसके अगेंस्ट आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं बैंक के साथ। तो अब ये है कि अपना बजट बना के खर्चा करें, अपनी स्टेटमेंट को एनालाइज करते रहें और ओवर स्पेंड ना करें, कैश विड्रॉल ना करें कैश में। तो फ्रैंकली आई थिंक कि क्रेडिट कार्ड बहुत ही फर्स्ट क्लास टूल है टू मेक योर लाइफ इजी। डोंट फॉरगेट कि अगर आपने लाख रुपए की कोई चीज खरीदी है तो आपको उसका, तो जैसे पहले कह रहे थे, 30 to 45 डेज डिपेंडिंग अपॉन ड्यू डेट आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिला हुआ है। तो ये अच्छी फैसिलिटी है। और अगर आपने 2-3 कार्ड लिए हुए हैं और अलग अलग डेट की उसकी पेमेंट डेट है, तो फ्रैंकली अगर आपने 2-2 लाख रुपए 3 कार्ड पे खर्चा किया है और अलग अलग डेट उसकी है ड्यू डेट, तो फिर तो 6 लाख रुपए आपको फ्री, इंटरेस्ट फ्री मिल गया। बट ये मैनेज करना चाहिए डिसिप्लिन के साथ से। यू कांट से कि ये तो मैंने कर दिया अब तो मैं फंस गया। वो तो थोड़ा जी बच्चों वाली बिल्कुल बात। बिल्कुल। सर चूंकि बात चूंकि पेमेंट को लेकर के और आप कर रहे हैं और डेट ट्रैप की बात आप कर रहे हैं, तो उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, उसके बाद जो है अगला सवाल करते हैं। सवाल ये सर, अक्सर जो हम बैंक जो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आती है उसमें मिनिमम ड्यू अमाउंट लिखा होता है और कई बार हम मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर देते हैं। अब मान लीजिए कि अगर 20,000 30,000 का बिल है और मिनिमम ड्यू अमाउंट 500 1000 रुपये या 2000 रुपये कुछ भी है, तो कई बार आदमी 2000 रुपये, वो कितना मुश्किल होता है सर, क्योंकि फिर अगली डेट पर वो अमाउंट काफ़ी बढ़ जाता है।
तो क्या मिनिमम ड्यू अमाउंट किस कंडीशन में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए जी, मोटी बात और सबसे साफ बात करनी चाहिए वो ये है कि ये आपको कभी फैसिलिटी अवेल नहीं करनी चाहिए। लाइक आप ही ने विपुल जी पहले अर्ज किया था, अगर इमरजेंसी हो जाए तो मरता क्या ना करता तो ठीक है, बट अदरवाइज इट इज नो क्वेश्चन कि आपने मिनिमम अमाउंट पे कर दिया, क्योंकि जो अमाउंट आपने पे नहीं किया उसके ऊपर तो आपको 40%, 30%, 45% इंटरेस्ट लग गया। तो वो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि मैं आप चलिए ठीक है मैं 2,000 रुपए जमा करा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, जो बाकी आपने नहीं जमा कराया उसके ऊपर तो जबरदस्त इंटरेस्ट लगेगा, पूरा भोग बजा के लाइक से चलती भाषा में। तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जहां तक हो सके, ठीक खुदा ना खास्ता। जी, तो जहाँ तक हो सके मिनिमम ड्यू अमाउंट जो है पेमेंट करने से बचें। जितना मैक्सिमम आप पेमेंट कर सकते हैं उतना करें, और हो सके तो पूरी जितना आपका बैलेंस बचा हुआ है उसको समय तारीख पर जो है आप अगर पे करते रहेंगे तो आप इस सुविधा का ज़्यादा अच्छे से लाभ उठा पाएंगे। अगला सवाल है सर कि बैंक जो है वो अक्सर जो है वो क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करने के ऑफ़र देते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सर हमारे पास अगर कोई कार्ड पहले से मौजूद है, कौन सी वो कंडीशंस है जो हमको इस बात के लिए अप्रूवल देना चाहिए कि नहीं अब मुझे अपना कार्ड अपग्रेड कराना है, और कार्ड को अपग्रेड कराते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बैंक से क्या इस बारे में कुछ बार्गेन करना चाहिए, इस पर कुछ आप अगर प्रकाश डाल पाएँ तो। विपुल जी, अब मैं आपका तो कह नहीं सकता पर मैं अपना बताता हूँ कि मैं तो बहुत सेल्फिश आदमी हूँ। तो जहां तक रही बात की भाई वो बैंक ने ऑफर किया है कि मैं आपका बैंक क्या कहते हैं मैं आपका कार्ड अपग्रेड करता हूँ, मैंने क्या लेना देना उसकी ऑफर से। मुझे तो ये सोचना चाहिए कि मेरी क्या जरूरत है, मुझको क्या सूट करता है, ये अगर अपग्रेड हो जाए तो मेरे क्या क्या फायदे होंगे। तो पहली चीज तो वो कि मेरा फायदा क्या होगा, क्योंकि मैं बहुत सेल्फिश आदमी। सेकेंड आइटम ये है कि इस फायदे के मेरे को खर्चा, वो भी कौन से कम सेल्फिश हैं जो बैंक हैं इशू करने वाले, वो भी आपको कुछ ना कुछ चार्ज कर रहे हैं। तो आपको अपने लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि मेरे फायदे क्या हो रहे हैं और मेरे को उसका भुगतान क्या देना पड़ेगा। अगर तो आपको ये सौदा ठीक लगता है तो आप करिए, नहीं तो राम राम जी। तो अपना बेनिफिट, अपना लाभ वो पहले आप ध्यान में रखिए, और आपकी आवश्यकता है भी कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर आप अपग्रेड कर लिए और आपको लिमिट ज़्यादा मिल गई तो आपके खर्चे ना बढ़ जाएं। कहीं बहुत लोगों की आदत होती है कि ठीक है पैसे नहीं हैं पास में या सैलरी कम है, तो पता लगा कि सारे खर्चे जो है क्रेडिट कार्ड से हो रहे हैं, और जब अगले महीने चुकाने होते हैं तो समस्या हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए डिसिप्लिन, अनुशासन जिसका जिक्र राज जी बार बार कर रहे हैं वो ध्यान में रखिए। अगला सवाल ये कि अक्सर सॉरी, ये तो बात ठीक है आपकी कि जी वो क्रेडिट लिमिट बढ़ गया, पर याद रखिए जो दूसरी बात इक्वली इंपॉर्टेंट है, शायद उसकी एनुअल फी बढ़ गई हो। बिल्कुल वो भी बिल्कुल। आपने दिमाग में रखना है कि वो बढ़ाया तो उसने क्या लिया, वो कौन सा मतलब गांधी जी का ट्विन ब्रदर घूम रहा है कि फ्री में देगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात सर। अगला सवाल ये है कि सर अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं कि लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और फिजूल खर्ची करके, जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, वो फंस जाते हैं। क्रेडिट कार्ड कर्ज के जाल में ना फंसा दे, इसके लिए हमें क्या कुछ मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर हमारा फोकस लगातार शुरू से ही है। क्योंकि ये मामले अक्सर सामने आते हैं कि घर में कोई फंक्शन है, कुछ है, और कहीं मामला फंसता हुआ दिख रहा है, तो एक सेकंड नहीं लगता है, चलिए ठीक है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, और बिना ये सोचे समझे कि इसकी पेमेंट आगे अगले महीने जब जानी होगी या 45 दिन बाद जानी होगी तो फिर वो कैसे जाएगी, क्योंकि आमदनी तो लिमिटेड है। वो एक जो ट्रैप होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, इससे कैसे बचा जाए सर? ये मेरे ख्याल काफी विस्तार से हमने पहले भी बात की इस पे, पर आपको दोबारा रिकैप करते हैं इसके ऊपर। मोटी बात तो ये है कि आपने अपना बजट बनाना है। ये जो कार्ड है, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे जरूरत पड़ गई तो मेरे को खर्चा करना पड़ गया, यू हैव टू एनालाइज कि भाई ये कोई एक्चुअली बीमारी है, कोई मैंने ऑपरेशन कराना है, या मैंने छुट्टी पे जाना है, या मैंने 10-15 लोगों को खाने पे बुलाना है तो मेरे को ये जरूरत पड़ गई। तो ये उस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने जब भी ये फैसिलिटी इस्तेमाल करी है कि मैंने क्रेडिट कार्ड के ऊपर वो खर्चा कर दिया जो मैं ड्यू डेट पे जमा ना कर पाऊं, वो सिर्फ तभी होना चाहिए अगर डायर इमरजेंसी है। मौज मस्ती के लिए तो आप अपने ऊपर विपता नहीं लेंगे, और अगर लेंगे तो फिर फ्रैंकली जो प्रॉब्लम आती है यू शुड बी रेडी टू फेस इट। सुभाष खन्ना जी ने एक प्रश्न भेजा है, कह रहे हैं सर 0% इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में बताइए।
0% तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी बिना ब्याज के कोई आपको ऐसी सुविधा देगा, लेकिन पूछ लेते हैं क्या ऐसी कोई सुविधा है राज सर कि जहाँ पर 0% किसी तरह का कोई ब्याज ही नहीं लगता हो? विपुल जी, वो उसकी शायद ये साहब जो व्यूअर हैं ये इंक्वायर कर रहे हैं कि जो क्रेडिट फ्री पीरियड अच्छा अच्छा, जी जी जी, है ना, वो तो बिल्कुल। फिर जीरो इंटरेस्ट पे आ ही गया। और अगर आपने वो पेमेंट मिस कर दी तो फिर उसका मतलब उसके दादाजी पेश हो गए, दारा सिंह आ गया आपसे ऊपर 45% इंटरेस्ट लेने के लिए। बाकी सर ये एनुअल फीस को लेकर के भी एक कन्फ्यूजन रहता है सर। ये बहुत लोग कहते हैं कि ये ज़ीरो जो है एनुअल फीस रहेगी हमारी, बाद में जब हम देखते हैं कि कुछ एक महीने नहीं आती है, फिर बाद में वो एनुअल फीस भी वसूलने लगते हैं, और जब कार्ड दिया था तब कहते हैं कि कोई एनुअल फीस नहीं है सर, बस आप ले लीजिए इसको। एक्चुअली वो फिर वही बात आ गई ना विपुल जी की, आपने मतलब कहीं सुनी बात हो तो चौपाल पे बैठे हैं तो किसी ने कह दिया साहब ये तो बहुत अच्छा है, आपको ले लेना चाहिए, मुफ्त मिल रहा है। तो वो अगर आपने वो सुन के अपने एक्शन कर लिया तो फिर यू आर रिस्पॉन्सिबल। बट ऑन अ मोर प्रैक्टिकल नोट विपुल जी, अरे आरबीआई रेगुलेटर फ्रैंकली हमारा बहुत बढ़िया रेगुलेटर है और बड़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन की तरफ ओरिएंटेड रेगुलेटर है। उन्होंने एक they have mandated all banks or cards issuers when they issue a credit card, it may be the smallest credit card, सबसे छोटा वाला हो, उसको what they call MITC, most important terms and conditions, वो कार्ड के साथ आती हैं। बिल्कुल। तो आपने वो तो पढ़ेंगे ना के चौपाल के हो जी उसने तो बोला था वहां पे लड्डू मिल रहे हैं तो फ्री में तो खा लो, वो तो थोड़ा मतलब है वो बच्चों वाली बात हो जाती है। वो MITC देते हैं उसमें पढ़िए ना। अगर तो फिलहाल आई मीन जस्ट फॉर सेक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट की अगर MITC में लिखा हुआ आ गया है कि आप इट इज एनुअल फी इज जीरो, और उसके बावजूद उन्होंने आपको एनुअल फी ठोक दी है, तो फिर आपका केस बहुत ही तगड़ा है ना कि आप ही ने लिख के मुझे दिया था बैंक ने कि मैं फी नहीं चार्ज करूंगा, और ये कहां से 500 रुपए सालाना आ गए। फिर तो आप बैंक से भी लड़ सकते हैं, बैंकिंग ओम्बुड्समैन से भी लड़ सकते हैं, और आरबीआई में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। पर वो तो बात हुई ना, अगर आपने किसी और की कहीं सुनी बात पे रिलाय करके आपने सोचा कि मुझे फ्री मिला और फिर नहीं मिला, उसके बाद रो रहे हैं, तो फिर तो मैं क्या जवाब दूं। अब इसी सवाल पर सर 5-6 लोगों की टिप्पणी आ गई हैं। एक दर्शक हैं वो कह रहे हैं कि सर ये लाइफ टाइम फ्री कार्ड क्या होता है। दूसरे एक दर्शक हैं वो कह रहे हैं मेरे पास एक्सिस माई जोलो कार्ड है और कंपनी का ये दावा है कि ये 0% का क्रेडिट कार्ड फ़ी है। तो ये इन लोगों को सर कुछ उत्तर देना चाहेंगे आप कि ये लाइफ टाइम एनुअल फ़ी नहीं होती है, या फिर 0% एक्सिस माई जीरो कार्ड का इन्होंने उदाहरण दिया है, ये कह रहे हैं 0% क्रेडिट कार्ड फ़ी है। इनको कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप इन लोगों को? हाँ जी जी बिल्कुल जी। एज फार एज जीरो एनुअल लाइफ टाइम फ्री कार्ड, जो इसको LFT कहते हैं बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में, लाइफ टाइम LTF सॉरी लाइफ टाइम फ्री कार्ड। तो LTF कार्ड्स होते हैं हर एक बैंक के पास है। मोस्टली कोई भी बैंक नहीं होगा जिसके पास LTF का एक, चाहे उसके पास एनी बिग लार्ज बैंक विल हैव से 25 credit cards or different types that they are issuing with different benefits, different terms and conditions. There will be also एक आधे वो भी होंगे जो लाइफ टाइम फ्री, जी, तो वो तो डिक्लेयर्ड लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स हैं। तो आदमी को अगर ऐसी कोई सुविधा चाहिए तो आप उनमें से सिलेक्ट कर लें लाइफ टाइम फ्री कार्ड, तो दैट इज द बेस्ट वे आउट ऑफ इट। जहां तक आप ये आपके पूछ रहे हैं एक्सिस बैंक कार्ड के बारे में, इन ऑल ऑनेस्टी मैं ना किसी भी बैंक के बारे में इंडिविजुअली बात करना पसंद नहीं करूंगा, नहीं ठीक बट है। एक्सेप्ट से कि उसे वो वेबसाइट पे जाएं, एक्सिस बैंक की कार्ड से बड़ा क्लियरली लिखा होता है उसके अंदर कि वो नहीं कौन सा बिल्कुल लाइफ बिल्कुल किया है। ठीक। अब सर यार आपसे अब ये समझना चाहेंगे कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर किस किस तरह के चार्ज लगते हैं, और क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट और क्रेडिट कार्ड से लोन पर किस तरह का इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाता है। बहुत लोग लोन लेने की कोशिश करते हैं, लेट पेमेंट फ़ी कितनी हो सकती है, कौन कौन से चार्जेस होते हैं, किसके बारे में जानना ज़रूरी है। बहुत लोग चूँकि अब जिनकी नई नौकरियां लग रही हैं वो अपने आसपास के लोगों को क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, लेकिन उनको बेसिक जानकारी क्रेडिट कार्ड के बारे में, उसको इस्तेमाल करते हुए क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या चार्जेस लगते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, या फिर आप कहिए कि वो जानकारी उतनी लेना भी नहीं चाहते हैं कि 5 मिनट का समय जो है वो दिया जाए पढ़ने के ऊपर। तो कौन कौन से चार्जेस होते हैं, मोटी मोटी जो बातें हैं अगर आप बताना चाहें तो।
हाँ बिल्कुल जी, इसमें ये वो लगेंगे चार्जेस। जैसे पहली चीज तो जैसे अभी आप खुद ही जिक्र कर रहे थे कि एनुअल फी, पहली चार्ज तो ये है। कभी हाँ लाइफ टाइम फ्री है तो एनुअल 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 फी जीरो, बट अदरवाइज एनुअल फी मतलब बहुत वेरी कर सकती है। बहुत एक्सपेंसिव कार्ड्स हैं उनकी 8-8 10-10 लाख रुपए सालाना एनुअल फी है। फिर उसके साथ नीचे आते आते फिर जीरो पे आ जाती है। तो आप खुद ही देखिए कितना बड़ा स्प्रेड है एनुअल फी का। सो दैट्स द फर्स्ट बेसिक चार्ज, किसी भी क्रेडिट कार्ड का। उसके बाद नेक्स्ट चार्ज कम्स कि, और बाकी सिंस ये थोड़ी एनुअल फी की बात चल रही है तो मैं ये भी कह दूंगा, फॉर व्यूअर्स के लिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है कि कई बैंक्स ये करते हैं कि वो कहते हैं कि जी मैं आपके एनुअल चार्ज माफ कर दूंगा अगर आपका मिनिमम स्पेंड इतना हो। तो वो आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर एनुअल फी मेरी मान लो 10,000 रुपए है, वो कह रहे हैं कि जी आपने अगर 5 लाख रुपए साल के खर्चा कर दिया तो मैं आपके ये एनुअल फी माफ कर दूंगा। तो आपके लिए तो एनुअल फी जीरो ही होगी ना। अगर आपको मालूम है कि मैंने 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा स्पेंड करना है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ी बेसिक चीज है, सबको पता होना चाहिए कि इज नो यूज की अगर मैंने फ्री कार्ड लेना है तो मैं सबसे गंदा लूं। आप फ्री कार्ड अपने लिए बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना स्पेंड कर रहे हैं, मिनिमम स्पेंड, अगर ऐसा कार्ड आप लें। सेकेंड चीज क्रेडिट कार्ड्स के लिए इन टर्म्स ऑफ, अगेन द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम हियर इज द अमाउंट, मतलब इंटरेस्ट, ब्याज कितना लगेगा अगर आप ड्यू डेट पे पैसे न जमा कराएं। सबसे इंपॉर्टेंट आइटम ये भी है क्योंकि हर एक डिसिप्लिन आदमी भी हो, आदमी कभी ना खुदा ना करे कि कभी आदमी फंस भी जाता है, तो ये करना पड़ता है उसको, जानते हुए भी करना पड़ता है, बट एटलीस्ट उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे को ब्याज कितना लगेगा अगर मैं ये ड्यू डेट पे पैसे जमा ना करा। ये हर एक बैंक का वेरी करता है, पर सस्ता कोई भी नहीं है, सभी माशाल्लाह ऊपर ऊपर। जी तो दैट्स द सेकंड चार्ज। फिर आता है आपका कि आपने जब कैश विड्रॉल करते हैं कार्ड के अगेंस्ट, वो क्या उसका क्या चार्ज है, और वो भी वेरी करता है। आपको देखना चाहिए क्योंकि एक तो करना नहीं चाहिए कैश विड्रॉल, अगर करना पड़ जाए वही भी इमरजेंसी में, तो ये तो पता होना चाहिए कि मेरे कितना खर्चा आ रहा है। एक दूसरी बात है मैं कहता हूं अक्सर ही रह जाती है बिल्कुल जी, जी वो ये कि लोग ये सोचते रहते हैं रिवॉर्ड्स पॉइंट जो है ना उसे एक्यूमुलेट करते हैं। कई कई तो ओवर स्पेंडिंग इसीलिए कर देते हैं क्योंकि मैंने रिवॉर्ड पॉइंट एक्यूमुलेट करने हैं। कभी नहीं करना चाहिए स्पेंड तभी करना चाहिए जब तुम्हें जरूरत है, ना कि मैंने रिवॉर्ड पॉइंट इकट्ठे करने। बिल्कुल बट रिवॉर्ड पॉइंट के चार्जेस भी हो जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि मैं जब रिडीम करूं, एक तो वो रिवॉर्ड पॉइंट्स समटाइम्स मतलब दे आर नॉट अवेलेबल इटर्नली, उसकी भी लाइफ टाइम है कि भाई वो 2 साल के लिए चलेंगे, अगर आप नहीं रिडीम करें तो वो खो जाएंगे आप। सेकेंड, जब भी काफी कार्ड्स में ये रहता है कि उसका कोई रिडीमिंग फी रहती है कि जब भी आप कार्ड रिवॉर्ड्स पॉइंट्स को अपना रिडीम करते हैं कुछ ना कुछ फी लगती है, खर्चा। वो आपको हमेशा पता होनी चाहिए, नहीं तो आपके जहन में एक बात ही रह जाती है कि रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं सब फ्री है। नहीं है साहब, जरूरी नहीं है। इनफैक्ट काफी बैंक्स हैं जो रिडेम्पशन पे कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं या उसकी कोई लिमिटेशंस है आपको जब चार्ज करते हैं। ठीक तो मोटी मोटी जहां तक फीस की बात है वो तो यही है। जी ब्याज है, एक आपकी लेट पेमेंट फी भी हो सकती है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, बाकी तो फिर डिपेंड्स ऑन कार्ड टू कार्ड इंडिविजुअल। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल है सर कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ख़ास तौर से अब जो फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है उसमें हम बात सुनते हैं कि अगर आपका सिविल स्कोर किसी कारणवश ख़राब हो गया, कोई पेमेंट आपने मिस कर दी, या फिर मान लीजिए आपने कहीं पर कहीं आपके साथ कोई धोखा हो गया, बैंक इस बात को मान नहीं रहा है और आपका सिविल स्कोर उसकी वजह से ख़राब हो गया, आपने भले ही सेटल कर लिया हो बैंक के साथ इस पूरे मामले को, तो क्या अच्छा सिविल स्कोर बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है क्या सर? और क्रेडिट कार्ड कैसे किसी के सिविल स्कोर को बना या बिगाड़ सकता है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बढ़िया। विपुल जी, पहले जो जैसे दोस्ती या नाते होते हैं ना, उनको बनाने में लगता है बहुत टाइम, तोड़ने में लगता है अभी तीली लगाई और ले मेरे भाई गया है। तो ये सिविल स्कोर भी ऐसी बला है, आपको इसको ठीक करने में, अगर बिगड़ गया है तो उसे ठीक करने में जैसे दोस्ती को टाइम लगता है, सिविल स्कोर भी उतना ही टाइम लगेगा आपको। एक एक कतरा कतरा करके आप बिगड़े हुए क्रेडिट स्कोर को ठीक करेंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं और अपना क्रेडिट स्कोर बना रहे हैं, सिविल स्कोर अपना बना रहे हैं, उसमें भी आपको टाइम लगेगा। कतरा कतरा करके आप
अपनी रिकॉर्ड बनाएंगे कि मैं जब भी खर्चा करता हूँ, मैं टाइम पे डिपॉजिट करता हूँ, मैं कभी लेट नहीं होता, तो उसमें भी 6-8 महीने लग जाएंगे आपको। अगर फ्रेश बनाना है, ठीक करना है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। अब जहां तक खराब करने वाली बात है, उसकी तो जितनी कम बात करें उतना ही अच्छा है। वो तो आप जब भी अंदर किसी के टक्कर मारेंगे, पैसे नहीं जमा कराएंगे, तो वो तो आपका सिविल स्कोर तो गया ना। जी। हाँ सर, उसमें एक एक थोड़ा सा एक और एड ऑन क्वेश्चन था। जैसे बहुत सारे लोग जानने वाले ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के साथ फ्रॉड भी बहुत हुए सर। ख़ास तौर से ओटीपी को लेकर के बैंक से इतनी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है कि ये मेरे ही जानने वाले एक व्यक्ति थे, उन्होंने मतलब वो सब कुछ जानते हुए भी उनको बताया गया कि आपकी धर्मपत्नी का नाम ये है, आपके पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है, और वो झांसे में आ गया कि बैंक की तरफ से ही फ़ोन है। सारी डिटेल उनकी उसके पास रहती है, इवन क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है। जिस दिन क्रेडिट कार्ड आया उसी दिन उनके साथ ये फ्रॉड हो गया कि उन्होंने ओटीपी बताया और जितनी लिमिट थी वो ख़त्म हो गई। अब मान लीजिए इस वजह से अगर किसी का क्रेडिट स्कोर ख़राब हो गया, बाद में सेटल हुआ बैंक के साथ, कुछ कम अमाउंट पर सेटल हुआ, तो उसको सुधरने के लिए कितना वक्त लगेगा, क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में अगर आप कुछ थोड़ा सा बता पाएँ तो। इस सुधरने के लिए तो टाइम मतलब 6-8 महीने, साल भी लग सकता है। एक एक करके आप बनाएंगे। पर जहां तक आप ये बात कर रहे हैं कि फ्रॉड हो रहा है, वो अलग चीज है। और क्रेडिट स्कोर को सुधारने में क्या कितना टाइम लगता है, उसकी तो हम पहले बात कर चुके हैं कि टाइम लगेगा। जी ये फ्रॉड वाली बात जो आपने करी है ना विपुल जी, जी ये आपने जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो वो आते हैं ना, साइनेज आता है कभी कभी, सावधानी गई और दुर्घटना घटी, कोई ऐसे करके चीज आती है। तो फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की भी वही चीज है, जैसे सावधानी गई आपकी दुर्घटना घटी घटी। क्योंकि कोई भी बैंक जो है ना, वो आपको बड़ी तरीके से दे आर ऑलवेज एडवाइजिंग यू कि आपने इंफॉर्मेशन जो है, जो बैंक है उसका तरीकेकार क्या है आपसे इंफॉर्मेशन लेने का, चाहे वो ओटीपी है, चाहे आपसे कोई स्पेंड की डिटेल्स मांग रहा है, आपने एकदम उसको सावधानी के साथ यू हैव टू फॉलो सारे रूल्स। कि अपने कोई कॉल आ जाती है, कभी किसी को डेटा लीक हो गया, जैसे आप ही अर्ज कर रहे थे, जी उसका कोई कुरियर के हाथ से कोई आपकी डिटेल्स लीक हो गई है कि कार्ड का नंबर क्या है, सीवीवी क्या है, और अगर आपने उसकी सावधानी नहीं बताई तो उसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो यू हैव टू बी केयर। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ही है, 1। 2, कभी ये होता है कि पूरी सुरक्षा करे के अंदर, मतलब पूरे सिस्टम्स हैं घर के अंदर, फिर भी चोर तोड़ के अंदर आ ही जाता है, कुछ ले जाता है। अगर ये हो गया तो आपने इमीडिएटली उसी वक्त बैंक को, जो हेल्पलाइन है, आपने फोन करके उनको उसी वक्त इंटीमेट कर देना कि ये मैंने नहीं किया, देखो ये हो गया, बाकी आप जानो। तो मोस्टली जो है ना 99% ऐसी चोरी में वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है पकड़ना कि कैसे चोरी हुई, क्या हुई, और जी आपके सर पे वो चोरी का बोझ नहीं आता, क्योंकि आपने जैसे हुई आपने पकड़ ली। वही हम पहले भी कर रहे थे, अगर आपने अपनी स्टेटमेंट अगर बार बार देखते रहे तो आपको पता लग जाएगा कि ये मैंने खर्चा किया ही नहीं, कहां से आ गया, तो या कोई फ्रॉड हो गया। जैसे पता लगे आपने उसी वक्त बैंक को इंटीमेट करना है। 99% आपके ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इतनी डिटेल में आपने क्रेडिट कार्ड की छोटी छोटी बारीक बातें और इतने बहुत आसान शब्दों में, बहुत सरल भाषा में बताया कैसे कि अनुशासन जीवन में बहुत ज़रूरी है। जैसे बाकी हिस्सों में, वैसे खर्च को लेकर के भी और क्रेडिट कार्ड को लेकर के भी अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। सजगता के साथ सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो क्रेडिट कार्ड बहुत लाभकारी है, आपकी रोज़मर्रा के खर्चों में, आपके परिवार को चलाने में आपकी मदद कर सकता है। हाँ, लापरवाही बरतेंगे तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जोड़ने के लिए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश हेलो मनी 9 मेरा सवाल है को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मनी 9 के साथ बने रहिए और अब दोबारा मुलाकात होगी सोमवार को। और आप मनी 9 के जो वीकेंड के अच्छे कार्यक्रम हैं उसको ध्यान से देखिए और अपनी जेब का पूरी तरीके से ख्याल रखिए। और हेलो मनी 9 अब दिन में 2 बार आता है, आपको पता ही है, दोपहर 1 बजे। जुड़ जाइए। शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो आपका तो आप पूछ सकते हैं 9311211874 पर। बाजार में जो गिरावट गहराई है, क्या ये लंबी चलेगी? आईटी शेयरों की कितनी पिटाई बाकी है? सोमवार को बनाएंगे रणनीति। जुड़िए मनी 9 के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।